तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फ्लक्स का मतलब आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम लोग देख लेंगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? जब हम लोग बोलते हैं लाइट का फ्लक्स। क्लास स्टार्ट करें एवरीवन। ओके, तो लाइट का फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मोटा मोटी ये मानिए कि लाइट का फ्लक्स का मतलब हुआ कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है और किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। करेक्ट। नेक्स्ट मान लेते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर पास करता है, तब उसको लेमन लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस। मतलब ये समझने के लिए बाद में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो देंगे ही। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो तरीके से, और दोनों को आगे कंबाइन करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू फैराडे कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। दोनों अलग अलग बात है। फैराडे ने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्स को डिफाइन किया, राइट। बट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्स का मतलब, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्लक्स। करेक्ट। लिखिए पहला पॉइंट। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब फ्लो। फ्लक्स का मतलब फ्लो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेक्ट। इसका मतलब फ्लक्स रिलेटेड किससे है? वॉल्यूम से रिलेटेड है या फ्लक्स रिलेटेड टू द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया। करेक्ट। लिखिए पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फैराडे कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू फैराडे कॉन्सेप्ट the number of lines of force, the number of lines of force crossing ds area yes, according to Faraday concept, the number of lines of force क्रॉसिंग गिवन एरिया नॉर्मली, डीएस एरिया छोड़ दीजिए, गिवन एरिया नॉर्मली इज प्रोपोर्शनल टू is proportional to E cos theta ds, comma, this quantity is defined as, this quantity is defined as electric flux through ds area. This quantity is defined as इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीएस एरिया। थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिएगा। दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीएस एरिया। क्या हो गया? ओके अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखना है
मान लेते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड एरिया है और मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो मैंने समझाया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया का मतलब कि उस एरिया को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करना पड़ेगा, करेक्ट, कट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड है और मेरा व्हाइट बोर्ड के पैरेलल मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। क्या एक भी लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया को कट करेगा? टच नहीं करना है, पेनिट्रेट करना है, कट करना है, राइट? कट कर पाएगा? तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर एरिया किसी भी गिवन एरिया के पैरेलल अगर मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगा तो वहाँ से उस एरिया के थ्रू फ्लक्स का पास करने का अमाउंट 0 हो जाएगा, राइट? फ्लक्स पास करने का वैल्यू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दो। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग क्या बोलते थे एकदम लेमन लैंग्वेज में, बस डिफिनेशन से, फैराडे कॉन्सेप्ट से, कि जो लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया को कट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि उस एरिया के थ्रू फ्लक्स जा रहा है। इसका मतलब है कि सर अगर आप मेरा एरिया व्हाइट बोर्ड है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस व्हाइट बोर्ड के पैरेलल है तो नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको कट करेगा, करेक्ट? तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस व्हाइट बोर्ड कितना हो जाएगा? 0। लेकिन मान लेते हैं, सब लोग यहाँ देखते रहिएगा, कि अब मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे है। कैसे है? ऐसे। तो इसमें अब इसका 2 कंपोनेंट, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलरली कट करना है फ्लक्स के लिए। कैसे कट करना है? परपेंडिकुलरली। बट क्या ये परपेंडिकुलर है इस एरिया पे? नो। तो इसका दो कंपोनेंट इमेजिन कर पाएंगे? एक कंपोनेंट इसका पैरेलल रहेगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट? तो व्हिच कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया? द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द प्लेन या द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन? इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया पे, उस गिवन एरिया पे परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल बनाकर गिर रहा है, उस एरिया पे फॉल कर रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पैरेलल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, राइट? करेक्ट ना? और आप लोग का सिलेबस में 3D भी पढ़ना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया का भी डायरेक्शन होता है। आज के बाद किसी भी गिवन एरिया का भी डायरेक्शन होता है, राइट? एरिया के डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग उस एरिया का नॉर्मल के तरफ देखते हैं। तो लेट अस सपोज मेरा एक एरिया है ds। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरा एरिया है ds और इस एरिया का, और अगर आपका एरिया ओपन एरिया है, यहाँ देखिए, अगर आपका एरिया ओपन एरिया है तो उस टाइम पे आप उसका, अगर कोई मान लीजिए मैंने पेज ऐसे रखा, ये मेरा पेज है ऐसे, तब उस केस में आप, सर ये पेज है आपका, ये पेज इसका, ये ओपन पेज है, क्लोज सरफेस नहीं है, ओपन सरफेस है, तो उस केस में इसका एरिया क्या माने? तो वो आपके मर्जी पे है, बट पूरे प्रॉब्लम में फिर वही मानिएगा, राइट? अब यहाँ से जहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मैं अपने तरफ का एरिया को पॉजिटिव मान लूँगा, और किसी भी एरिया का डायरेक्शन, किसी भी ओपन एरिया का डायरेक्शन उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, और जहाँ से आप देख रहे हैं उसके तरफ टुवर्ड्स पॉजिटिव ले लिए तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? उसका एरिया निगेटिव हो जाएगा, राइट? तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरिया है ओपन एरिया ds और इसका डायरेक्शन, तो एरिया का डायरेक्शन कन्वेंशन माना गया है कि उस एरिया पे जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर रहता है वही एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट? और लेट अस सपोज इस ds एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है। कितना एंगल? थीटा एंगल से।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो क्या इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है? तो एक्चुअल में डिफिनेशन के लिए तो हम फैराडे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे उन्होंने लैंग्वेज बना दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया नॉर्मली इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट उसी को फॉर्मुलेट किया फार्मूला में मैथमेटिकली, तो यहाँ से इस बहुत छोटा से सा एरिया से जो फ्लक्स पास करेगा वो छोटा सा फ्लक्स रहेगा, तो उसको हम लोग डी फाई से डिफाइन करते हैं। फाई को फ्लक्स बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डी फाई इक्वल टू डिफाइनिंग इक्वेशन है ई डॉट डी एस। क्या बोलना है एवरीवन? ई डॉट डी एस ए डिफाइनिंग इक्वेशन है। तो डी फाई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? ई का मैग्नीट्यूड, डी एस का मैग्नीट्यूड, और बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच का एंगल। तो डी एस का जो डायरेक्शन रहेगा, डी एस के बीच का एंगल का मतलब क्या? डी एस भी मेरा यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डी एस का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन के लिए, तो एरिया का डायरेक्शन उस एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही एरिया का डायरेक्शन सपोज किया गया है। ओके एवरीवन, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया के बीच का एंगल निकालने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया पे जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर रहेगा उसके बीच का एंगल इमेजिन करना है। करेक्ट ना? हो गया? बोलते ही नहीं हैं। यहां तक समझ में आया? ओके। डी फाई इक्वल टू मेरा एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? डी एस। और यहां देखिए, और ए क्या है? ई कॉस थीटा। और जो ई कॉस थीटा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक हो गया ई कॉस थीटा, देखिए क्यों डिफाइनिंग इक्वेशन बनाएगा होगा, और एक है ई साइन थीटा। करेक्ट? ए कौन सा कंपोनेंट है सर? ए तो कंपोनेंट है सरफेस पे परपेंडिकुलर, राइट? और ए कौन सा कंपोनेंट है? सरफेस के पैरेलल हो गया। करेक्ट ना एवरीवन? तो विच कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पास, विच component of electric field are responsible for flux through the given surface? Is it parallel component या perpendicular component? Perpendicular component. This is the वजह कि मैंने पहला ही लाइन वो लिखवाया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन सरफेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? अगर इस सरफेस के थ्रू, जो मेरा ये सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू अगर मुझे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल रहेगा, ई कॉस थीटा का। इसलिए यहाँ पे ई कॉस थीटा बोला गया था। करेक्ट? तो एक्चुअली मैं इस फार्मूला को दिमाग में रखकर वो लाइन लिखवा रहा था, ठीक है ना? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग से बन भी जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? हाँ, जोर से पूछना है, मुझे यहाँ तक आवाज़ नहीं आता है। बोलो। क्या? नहीं, ये सरफेस मेरा कोई सरफेस है, मतलब ये तो यहाँ पे दिखाए हैं, बट एक्चुअली हो सकता है कि ये उठा हुआ सरफेस हो। मान लेते ये व्हाइट बोर्ड ही ले लेते हैं, तो व्हाइट बोर्ड के लिए अगर व्हाइट बोर्ड का डीएस नहीं है, ये किसी और जगह का डीएस रहा होगा। अगर व्हाइट बोर्ड का डीएस लेते तो मेरा नॉर्मल डायरेक्शन किधर आता? जहाँ से मैं देख रहा हूँ, अवे फ्रॉम द सरफेस, राइट? इसलिए कहीं का भी सरफेस है, इमेजिनरी एक सरफेस मैंने सोचा, और इस सरफेस को हो सकता है कर्व सरफेस हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी कर्व सरफेस का छोटा सा डीएस लीजिएगा, बिहेव लाइक ए प्लेन सरफेस, राइट? किसी भी कर्व, एकदम रिग्रेसली कर्व सरफेस का बहुत छोटा सा डीएस ऑल्सो बिहेव लाइक ए प्लेन सरफेस। और किसी भी प्लेन सरफेस का डायरेक्शन उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। उसका प्लेन सरफेस का डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में कन्फ्यूजन ये होगा कि सर किधर लें, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन किधर माने। तो जहाँ से आप इमेजिन, आप यहाँ पे आपको फ्रीडम है, बट इतना समझिएगा कि आप जो मान रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग थ्रू आउट द प्रॉब्लम आपको काम करना है। करेक्ट?
जैसे इसमें ये मेरा सरफेस था, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ये था, तो यही मेरा ये जो एन है वो किसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ds के डायरेक्शन को, करेक्ट। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा था, परपेंडिकुलर बनकर नहीं, पैरेलल बनकर नहीं, थोड़ा एंगल बनाकर थीटा इस नॉर्मल के साथ। तो इसका कौन सा कंपोनेंट एन के पैरेलल रहेगा या इस सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा, ई कॉस थीटा, करेक्ट। एंड लास्टली दिस इज अ डिफाइनिंग इक्वेशन, करेक्ट है एवरीवन। चलिए हो गया ना। यहाँ देखना है, तो डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है, ई डॉट डी एस। तो टोटल फ्लक्स आई किसका कॉन्सेप्ट, एक गॉस का या फैराडे, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ओवर द सरफेस, टोटल सरफेस पे, राइट। मतलब ई डॉट डी एस, करेक्ट है। यहां तक आइए। क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर ला पाएंगे, सर डिपेंड करता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है, करेक्ट। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तब उस केस में सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर ला सकते हैं, करेक्ट ना एवरीवन, विथ प्रॉपर फंक्शन। अब उस केस में ds का इंटीग्रेशन s, ds का इंटीग्रेशन s। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ds का इंटीग्रेशन करने के टाइम पे, हालांकि उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको किया नहीं जाएगा, बट यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन s करने के लिए क्या डायरेक्टली s कर दें, नहीं कर सकते हैं। और ऐसे होता ना, किसी के माइंड में चल रहा होगा ds का इंटीग्रेशन सर s कर दीजिए, राइट। तो जो यस सर बोल रहे हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। ds भी हो सकता है कि मेरा ऐसा ds हो, ऐसा सरफेस हो, तो इसमें हर जगह पे ds का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। तो उस टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बट सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं कि सॉल्व ऐसे ही करेंगे ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर लाएंगे, फिर ds को देखेंगे और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। मैंने फिजिक्स का फार्मूला यहाँ तक हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फैराडे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि फैराडे का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलरली नॉर्मली। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं रहेगा तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट को ही सिर्फ लेंगे, काउंट करेंगे, उसका वैल्यू लेंगे थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और उसका मैथमेटिकल था फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। इस पर प्रॉब्लम लेंगे तो समझ में आएगा कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, अच्छा एक मिनट रुक जाते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एटलीस्ट एक यूनिट तो बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, माइक्रो फैराड है एक। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक
इलेक्ट्रिक फील्ड का वन ऑफ द यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा वन ऑफ द यूनिट। और एक यूनिट तो फोर्स ए होता है, तो E इक्वल टू क्या, न्यूटन पर कूलम। तो वन ऑफ द यूनिट तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, न्यूटन पर कूलम। ये होगा E के लिए, इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट ये हो गया करेक्ट। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, तो फ्लक्स इक्वल टू सर E और S, यही है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया, और सरफेस का एरिया का डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर। डायमेंशन का बात करते हैं तो नीट का क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो अभी आप देखें ना, फोर्स बाय चार्ज, और फोर्स के लिए केजी एमए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइड बाई कूलम। तो केजी के लिए क्या यूज करते हैं, मास ना, और मीटर के लिए लेंथ, और सेकेंड -2 और डिवाइड बाई कूलम, तो कितना हो जाएगा, मीटर लेंथ T-2 कूलम के पावर -1। और इसके साथ यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, डायमेंशन LQ T-2 कूलम इनवर्स। क्या डायमेंशन में हम लोग कूलम को लेते हैं लिखने के लिए, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा राइट। या डायमेंशन में कूलम को लेते हैं या एम्पियर को लेते हैं, हाँ तो कूलम के लिए, कूलम के बदले भी पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट इक्वल टू Q बाई टी ना, तो Q इक्वल टू व्हाट, I इंटू टी, और I के बदले एम्पियर और T के बदले टाइम, तो हो जाएगा एम्पियर और टाइम के पावर -1 ना। इसका मतलब M LQ और T के पावर -3 A के पावर -1, दिस द डायमेंशन। कभी कभी आ जाता है नीट में, 4 मार्क्स मिल जाएगा फ्री में, बट ये कन्वर्ट करना भी अपने आप में काबिल तारीफ है। लिख लीजिए, हो गया एवरीवन। ये बहुत बड़ा समस्या है शुभंकर, ये नहीं, हाँ इवनिंग का थोड़ा रहता है, लेकिन कैसे खराब होता है भाई, फाइबर जियो फाइबर तो एक आध 2 दिन हो सकता है। उनको कंप्लेन नहीं किए, अच्छा एयरटेल फाइव है, शिफ्ट कीजिए भाई, कितना देख ही रहे हैं कि ऑलवेज ख़राब हो रहा है, शिफ्ट कर जाइए। और जियो फाइबर का स्कीम ये है कि पहला 1 महीना डेमो फ्री रहता है, ओनली 1500 इंस्टॉलमेंट का है, अब वो भी 1500 रिटर्न हो जाता है जब सरेंडर कीजिएगा तो इसलिए आसपास अगर है तो बुलाकर कॉल करके जल्दी से लगवा लीजिए, क्योंकि अगला 1 साल तक इसी से काम चलाना है। इसलिए मैं जियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके और अपने स्टूडेंट का हेल्प कर रहा हूँ, जो अच्छा सर्विस देगा तो हेल्प किया जाएगा। चलिए एनीवे, यहाँ तक हो गया। एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरीवन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ ध्यान सुनिएगा, मेरा एक क्यूब है जिसका वन ऑफ द एज एक्स एक्सिस पे है, और ये जो एरिया है ध्यान से देखिएगा, दिस सरफेस इस क्यूब का वो मेरा एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर मेरा बॉटम एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो टॉप एरिया भी तो एक्स वाई प्लेन होगा। मेरा बॉटम एरिया मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, मेरा बॉटम एरिया क्या है, एक तो फेस एरिया एक्स वाई प्लेन है, राइट। तो अब बताइए यहाँ, और यहाँ पे कितना सरफेस, इसका नाम S1, इसका नाम S2, इसका नाम S3 बोल देते हैं, इसका नाम S4 बोल देते हैं, करेक्ट एवरीवन। और एक और एरिया है ना, एक S5 और एक S6। S5 कौन सा है, पीछे का एरिया, S6 कौन सा है, आगे का एरिया, राइट। तो हाउ मेनी सरफेसेस, क्यूब का एक क्लोज सरफेस है। मेरा क्वेश्चन है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, नेट फ्लक्स, क्वेश्चन लिखिए, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। अब रुकना है, बताइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, हो गया ना, कम से कम एक पैराग्राफ छोड़िए। और एक पैराग्राफ के बाद यहाँ देखना है, यहाँ देखिए, लेट अस सपोज ये मेरा क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस किसका होगा, वॉल्यूम का। क्लोज सरफेस किसका रहेगा, जिसके अंदर वॉल्यूम रहेगा, तो वहाँ पे एक क्लोज सरफेस बनेगा। तो आज के बाद फॉर द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, नोट करके लिखे, तो फॉर एनी क्लोज सरफेस direction of surface at given point, direction of surface at a given point always away from the volume, always towards the volume या away from the volume, away from the volume। तो यहाँ का एरिया, यहाँ भी तो छोटा सा ds रहेगा, यहाँ का ये मेरा क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो टुवर्ड द वॉल्यूम या अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम एंड परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट, यहाँ का ds के लिए करेक्ट ये डायरेक्शन रहेगा। ये किसका डायरेक्शन है सर, यहाँ का ds का डायरेक्शन है, करेक्ट। यहाँ का ds का डायरेक्शन पूछेंगे तब क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर तो भाई इधर भी होता है इधर भी होता है, बोलने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ का सर डायरेक्शन ऐसे रहेगा, यहाँ का टुवर्ड्स या अवे, यहाँ का बट ये मैंने किसके लिए बोला, क्लोज वॉल्यूम के लिए, करेक्ट। तो क्लोज वॉल्यूम का एरिया और डायरेक्शन बता पाएंगे, ओके। कोई भी यू शेप हुआ मतलब ऐसे है, हाँ मैं समझ गया।
यहाँ पे लेना चाहते हैं, यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे ये तो वॉल्यूम ए हुआ ना, तो अभी तो बोले अवे, वॉल्यूम से दूर। तो वॉल्यूम से यहाँ पे ये देखिए, ये आपका है वॉल्यूम का तो सरफेस रहेगा ना, आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पहचान पाएंगे, कुछ भी हो भाई, अगर वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम आर्बिट्ररी ऐसे समथिंग, तो ये है, तो वॉल्यूम का ये आउटर सरफेस दिस ए है, राइट। उस एक लाइन में बहुत सब कुछ बोल दिया हूँ मैं। अगर वॉल्यूम मेरा वॉल्यूम है मतलब क्लोज है, राइट, तो उसके लिए ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल्यूम जाना है, टुवर्ड द वॉल्यूम या अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो यहाँ पे कैसे जाएगा, ये तो वॉल्यूम के अंदर जा रहा है ना, वॉल्यूम से बाहर आना है, यहाँ पे कैसे, ऐसे जाना है, करेक्ट। अब हाँ ना बोलते ही नहीं है। चलिए, ये यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता था भाई, जो वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को होता है एरिया का डायरेक्शन लेने में, करेक्ट। क्यों निकालना है ई डॉट डी एस, और ई और डी एस दोनों का डायरेक्शन के बीच का एंगल लेना है, तो आपको एरिया डायरेक्शन पता होना पड़ेगा। एनीवे, मेरे अब प्रॉब्लम पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये एरिया कौन सा प्लेन में, ये एरिया अकॉर्डिंग टू माई गिवन डायग्राम, जो मैंने बोला कि मेरा बॉटम फेस और अपर फेस, सब लोग बोलिए भाई 53 51 लोग हैं। एक कौन सा, मुझे तो बाइजेट प्लेन होना चाहिए, राइट। कैसे गेस किए, तो सर मैं इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर लग रहा था, करेक्ट। ये है बाइजेट प्लेन, वेरी गुड। तो ये अगर बाइजेट प्लेन तो इसका पैरेलल ये है। अगर क्यूब में 6 प्लेन है तो 3 प्लेन एक्स वाई प्लेन रहेगा, 3 प्लेन बाइजेट रहेगा, 3 जेड एक्स रहेगा, एग्री है कार्टेशियन सिस्टम में। तो भाई ये अगर बाइजेट प्लेन तो ये भी रहेगा बाइजेट प्लेन, एग्री। ये कौन सा प्लेन, तो पहले कर लिए ना। एक मिनट, डायग्राम सही से बनाने दीजिए, डायग्राम से आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने का कुछ किया, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आप सही से बता पाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब तो हो गया। और इस क्यूब का एज लेंथ ए दे दिया हूँ। अब तो बता पाएंगे ना एक कौन सा प्लेन, कौन सा अकॉर्डिंग टू माई गिवन डायग्राम, वाईजेड, वाईजेड। ओ सॉरी, हाँ ये तो जेड एक्स रहेगा ना, ये है एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स, तो ये भी क्या रहेगा जेड एक्स। ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, करेक्ट। ये भी कौन सा प्लेन रहेगा एक्स वाई। आगे वाला प्लेन जिसको मैं बाउंड्री ऐसे घेर रहा हूँ, वाई जेड, श्योर है। ये प्लेन है वाई जेड, तो इसके पीछे वाला कौन सा रहेगा, जिसको मैंने डॉटेड कर दिया, देख तो ये है ना इसके पीछे वाला, तो ये भी क्या रहेगा वाई जेड। चलिए इसका नाम दे दिया जाए, इस प्लेन का नाम S1 दे रहा हूँ, इस प्लेन का नाम S2 दे रहा हूँ, इस प्लेन का नाम S3 दे रहा हूँ, इस प्लेन का नाम S4 दे रहे हैं, इस प्लेन का नाम S5 दे रहे हैं,
और इस प्लेन का नाम S6। मुझे डायरेक्शन बताना है, S1 का डायरेक्शन, S1 का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, S1 का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। वेरी गुड, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, अवे फ्रॉम द, तो इसका बॉटम से नीचे जाइएगा तो ऊपर है, और एक्स वाई पे कौन परपेंडिकुलर रहेगा, एक्स वाई पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका यूनिट वेक्टर रहेगा यूनिट वेक्टर ऑफ S1 माइनस के, इट राइट। इसका मतलब भाई S1 अगर लिखना रहता तो S1 विथ डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ A² और यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, माइनस के, समझ गए। और यहाँ पे क्यूब का 6 सरफेस है, तो क्यूब का जो आउटर सरफेस है, मतलब सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है, अलग अलग फेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। S2 का विथ डायरेक्शन अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा, S2 आपको क्या है वो देख लीजिए, तो सर A² टुवार्ड्स द वॉल्यूम या अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से अंदर, वॉल्यूम के अंदर नहीं आना है, दूर जाना है, राइट। S3 के लिए क्या लिखिएगा, S3 का प्लेन है XZ, तो उसमें परपेंडिकुलर रहेगा बाई एक्सिस, राइट। तो मुझे इसका लगता है कि A² क्या करें, -J या +J, और S4 कहाँ छूट गया, ओके S4, हाँ YZ, S4 के लिए, S4 का डायरेक्शन, S4 क्या रहेगा मेरे लिए सर, A² - I, करेक्ट। और S6 का डायरेक्शन क्या रहेगा, A² + I, इज इट राइट। और S5 का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो ये है ZX, तो इस पर क्या बोलिएगा सर, A² - J, देखिए तो सही है। इसका मतलब कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी क्यूब के ऑल सरफेस का मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन निकालना सीख गए। तो क्लोज वॉल्यूम के लिए सरफेस का डायरेक्शन टुवार्ड द वॉल्यूम या अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, अवे एंड परपेंडिकुलर, अवे एंड उस सरफेस पे परपेंडिकुलर। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन दिया था ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 2I, बोले इस सरफेस में से किसकी कौन कौन सा सरफेस फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, 6 सरफेस है। तो सर जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, तो आपको बताना है I#, कौन कौन सा सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो सर यस, सिर्फ परपेंडिकुलर रहेगा 2 सरफेस पे, करेक्ट। अब बाकी सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बाई जेड, करेक्ट। अब बाई जेड प्लेन आपके पास 2 ही है, बाकी प्लेन का ये पैरेलल हो जाएगा, बाकी प्लेन के साथ ये पैरेलल रहेगा, इट राइट। इसका मतलब बाकी प्लेन के को, बाकी सरफेस को पर पेनिट्रेट करेगा, कट करेगा, उसके थ्रू पास करेगा या पैरेलल निकल जाएगा। आप लोग समझ गए मेरे बात को स्टूडेंट। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 6 सरफेसेस ओनली 2 सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट राइट। बाकी कौन कौन सा सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, ऐसे तो आप निकाल ही लेंगे, यहाँ पे अब दिया था, तो मुझे इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं, नेट फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए नेट फ्लक्स इक्वल टू आप ये करते E.ds, करेक्ट।
का इंटीग्रेशन। और अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मेरा सरफेस क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे ऐसे गोल लगते, एक सर्किल करते हैं, इसको बोलते हैं कंटूर इंटीग्रल, राइट। इसका मतलब आपका सरफेस ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। बट अलग अलग सरफेस का डायरेक्शन अलग अलग है, करेक्ट ना एवरीवन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस, तो सरफेस S1 प्लस सरफेस S2, सरफेस S3, सरफेस S4, सरफेस S5 और प्लस सरफेस S6, सबके साथ डॉट लेंगे। यहाँ पे तो नेट सरफेस आप लिखिएगा, बट वो सरफेस का डायरेक्शन कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का पूरा सरफेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, राइट। इसलिए मैं इस पूरे क्लोज सरफेस को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से कुछ 4 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 4 सरफेस में कहीं पे जे रहे, 2 में जे रहेगा और 2 में के रहेगा। देखिए तो 2 में जे और 2 में के है, प्लस माइनस को छोड़िए। और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, 2 ही में आई रहेगा, राइट। इसका 2 में कौन सा किस में आई है, S4 एंड तो इसके साथ हम लोग को, इसका मतलब ओनली 2 सरफेसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट राइट। बाकी इसके साथ ई डॉट S1 0 हो जाएगा, ई डॉट S2 0 हो जाएगा, ई डॉट S3 0 हो जाएगा, ई डॉट S5 क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ बचेगा क्या, ई डॉट S4 अब प्लस ई डॉट S6, यहाँ तक आ जाइए, ठीक है ना। और ई डॉट S4 कितना, तो सर ई डॉट S4 का वैल्यू हाउ मच, तो 2i। और S4 का वैल्यू बताइए, a स्क्वायर माइनस आई, मतलब कितना, 2a माइनस 2a स्क्वायर, करेक्ट। और ई डॉट S6 कितना, 2a स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स हो गया सर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो गया स्टूडेंट, अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। मतलब हम लोग का आंसर तो आ गया ना, नेट फ्लक्स 0। तो आंसर हम लोग को आ गया, एग्जाम में मार्क्स मिल गया। बट इसका एक्चुअल में देखेंगे, यहाँ देखिए मान लेते हैं ए मेरा सरफेस था S4 और ये मेरा सरफेस था S6 और ए मेरा डायरेक्शन है x एक्सिस, करेक्ट। और ए मेरा प्लेन है बाई जेड, मेरा कौन सा प्लेन है, बाई जेड। हुआ क्या था, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का गैप सेम रहता है, तो पता है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस क्लोज वॉल्यूम में इन किया, उतना ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस क्लोज वॉल्यूम से आउट हो गया, राइट। एक्टिव रहिएगा भाई, सोना नहीं है। इसका मतलब नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या है, टोटल फ्लक्स इन प्लस टोटल फ्लक्स आउट, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकली नेट फ्लक्स। तो जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन किया था क्यूब में, उतना ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
उस क्यूब से आउट हो गया, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग ये समझे, या अब यहाँ से जनरलाइज कर लूँगा कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट वेरिएबल, इस पर ऐसी प्रॉब्लम क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा सा थीम बना रहे हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर है, उस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी शेप का क्लोज सरफेस रख दिया जाए, यहाँ तो एक सिमेट्रिकल था ना, किसी भी शेप का क्लोज सरफेस अगर रख दिया जाए तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स 0 ही मिलेगा, अनटिल अनलेस उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, करेक्ट। अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा तो और क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस कितना रहेगा? 0। बजाय जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स जाएगा, राइट? करेक्ट है एवरीवन? इसको समझाने के लिए मैं बहुत आसान सा एग्जांपल लिया था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे जितना इन किया उतना ही आउट हो गया है, करेक्ट। अब उसको एक और जनरलाइज करूँगा, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं भी है और अगर मेरा चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर नहीं है, चार्ज क्या वहाँ नहीं है, क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उस सरफेस को डाल दिया जाएगा, तब भी नेट फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के थ्रू 0 होगा, करेक्ट। तो इसका इस क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ था? जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया था उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आउट किया। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट फ्लक्स इंटरिंग द वॉल्यूम। ये क्या हो गया? फ्लक्स आउट गोइंग द वॉल्यूम। द फ्लक्स इन किया, ए फ्लक्स आउट हुआ, करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर फ्लक्स सपोज कीजिए कि आउट गोइंग फ्लक्स पॉजिटिव है तो इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जाने वाला अगर को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आने वाला क्या रहेगा? निगेटिव। तो देखते हैं, एक निगेटिव था दूसरा पॉजिटिव था, इसका उल्टा भी है, जाने वाला पॉजिटिव तो आने वाला को निगेटिव। ओके एनीवन, अब इसको आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये जो मैंने क्लोज सरफेस लिया है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, करेक्ट। एंड देयर इज ए पॉइंट चार्ज, देयर इज ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। अंदर में है या बाहर में है? बाहर में। और डायग्राम बनाना है। बताइए, अब इट इज यहाँ देखिएगा,
ये आपको भी पता है कि सिर्फ लाइन्स ऑफ फोर्स इतना ही नहीं रहेगा, किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है। बट एक्चुअल में ये मेरा क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पे इस क्लोज सरफेस को इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसको टच करता है वो कितना जगह पे कट कर रहा है। और अगर मेरा चार्ज अंदर में नहीं है, 2 जगह पे कट कर रहा है नहीं, एक बार इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस वॉल्यूम के अंदर इन कर रहा है, इस तरफ का सरफेस पे इन कर रहा है और दूसरे तरफ का सरफेस से आउट हो रहा है। करेक्ट एवरीवन? तो नहीं लग रहा कि सर जितना लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्स आउट हो गया? जितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्स आउट हो गया है। इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन? इफ नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस and if that closed surface is putted in electric field, even electric field is uniform or non-uniform, net flux through whole surface of that closed volume कितना रहेगा? ऑलवेज जीरो। राइट? ये प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया ना, जितना फ्लक्स इन किया, जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया उतना ही तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आउट हो गया। ये मैं क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ। आप लोग समझे प्रैक्टिकल मीनिंग? मतलब मैथमेटिक्स छोड़िए, मैथमेटिकल भी प्रूव कर देंगे, बट प्रैक्टिकली जो फैराडे का डिफरेंशन था उस डिफरेंशन के अकॉर्डिंग तो सही हो गया। फ्लक्स क्या था? किसी भी सरफेस के थ्रू कट करेगा। तो यहाँ पे आप क्लोज वॉल्यूम में इन कर रहा है, जितना आया उतना चला गया, तो नेट फ्लक्स कितना रहा वॉल्यूम के थ्रू? जीरो। राइट? तो सर ये तो हो गया, इसको कंक्लूड भी कर लेंगे, बट इसका मैथमेटिकल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ds लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? एक ds1 मानते हैं यहाँ पे। यहाँ का ds1 का डायरेक्शन, यहाँ का ds1 का डायरेक्शन सर इस ds1 का डायरेक्शन तो इस पे परपेंडिकुलर। राइट? करेक्ट है ना? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। एंगल कितना है स्टूडेंट? 90 से छोटा है या बड़ा है? सर बड़ा है। राइट? इसका मतलब है कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो सरफेस जहाँ तक इन कर रहा है, इस केस में फ्लक्स निगेटिव होते जाएगा। करेक्ट? ई डॉट ds इस तरफ जहाँ से इन कर रहा है निगेटिव। यहाँ देखिएगा ऐसी लाइन्स ऑफ फोर्स का आगे जाते हैं और यहाँ पे ds2 मानते हैं, तो इसका डायरेक्शन सर इस पे परपेंडिकुलर कर दीजिए। यहाँ पे एंगल कितना है? ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? तो जहाँ से आउट करेगा वहाँ पे उसके सरफेस के हर एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूट एंगल बनाएगा। तो यहाँ का यहाँ से जहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है, जहाँ से आउट हो रहा है, वहाँ उस सरफेस के थ्रू ई डॉट ds पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव और यहाँ से यहाँ तक ई डॉट ds का ds क्या हो रहेगा? पॉजिटिव। इन सब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ का ई डॉट ds और यहाँ का ई डॉट वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम और जस्ट अपोजिट रहेगा भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू कुछ और हो, बट यहाँ से यहाँ तक का जो निगेटिव फ्लक्स जोड़ेंगे, जब जोड़ लेंगे और जब पॉजिटिव फ्लक्स जोड़ेंगे, तब वो वैल्यू मैग्नीट्यूड बाई सेम और साइन में जस्ट अपोजिट आ जाएगा। करेक्ट? तो प्रैक्टिकल मीनिंग यह है कि अगर किसी भी क्लोज वॉल्यूम के अंदर अगर चार्ज नहीं है उस क्लोज वॉल्यूम को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में डाल दिया जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉट यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, जस्ट लाइक दिस, ये नॉन यूनिफॉर्म है। राइट? तो उस क्लोज वॉल्यूम के थ्रू नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। कोई बोलेगा क्यों? तो जितना फ्लक्स इन करेगा उतना ही फ्लक्स आउट हो जाएगा, तो अंदर में फ्लक्स नहीं बचेगा। राइट? अब इसके बाद आप लोग को हाँ ना बोलना है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सेम स्टोरी स्टार्ट करूंगा। हाँ,
हाँ, तब नहीं जीरो होगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यहाँ का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो वो बात मैं बोला मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बार बार बोल रहा हूँ, किसी एक लाइन्स ऑफ फोर्स की बोल रहा हूँ या पूरे सरफेस का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अब नंबर ऑफ लाइंस अंदर जाने का नेगेटिव है। ये इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए तो फिर फैराडे को ऊपर उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा डिफिनेशन दे दिया ई डॉट डी एस, और गलती से मैंने क्लोज वॉल्यूम का डी एस का डायरेक्शन बता दिया, एंगल ऑप्टिज हो जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसका तो इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव हो जा रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा फिर, राइट। इसमें इसमें मेरा क्या कसूर है बताइए तो। ई डॉट डी एस और अगर एंगल ऑप्टिज होगा तो फ्लक्स निगेटिव, इसका मतलब इनकम किसी भी क्लोज वॉल्यूम में इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव हो रहा है और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा आज के बाद मिल रहा है क्लोज वॉल्यूम के लिए। अरे मैं नहीं बोला, इसके लिए कन्वेंशन है कि क्लोज वॉल्यूम के लिए डायरेक्शन मैंने ऐसा अडॉप्ट कर लिया। कैसा डायरेक्शन अडॉप्ट कर लिया, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम डायरेक्शन मानते हैं सरफेस का, करेक्ट। तो इसका मतलब क्लोज वॉल्यूम के लिए अगर चार्ज अंदर में नहीं है तो इनकमिंग फ्लक्स ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। क्यों कि इनकमिंग फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे आ रहा है, ये मेरा क्लोज, यहाँ देखिए ये मेरा क्लोज वॉल्यूम है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो आने के टाइम को बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स। लाइन सपोज आ रहा है तो भाई ये आ रहा है ना, तो आने को क्या बोलते हैं, जाने को बोलते हैं आउट गोइंग, आने को क्या बोलेंगे इनकमिंग लाइट, आउट गोइंग लाइट, करेक्ट। ये मेरा इनकमिंग है, बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन ये हो गया, डी एस का डायरेक्शन हो गया, एंगल ऑप्टिज बनते रहता है, इसलिए निगेटिव हो गया, करेक्ट। कंक्लूजन कर दिया जाए। यस, बोलिए। सरफेस पे परपेंडिकुलर क्यों गिरेगा, ये सरफेस कंडक्टिंग सरफेस थोड़े है, ये तो मेरे माइंड का उपज था। एनी क्लोज सरफेस आर्बिट्रेरी, राइट। मैं तो यहाँ पे सरफेस में कहीं पे लिखवाया कि मेरा सरफेस कंडक्टिंग सरफेस है। अगर मेरा सरफेस कंडक्टिंग रहता, अगर एक कंडक्टर का सरफेस रहता, बट मैं यहाँ पे जो सरफेस बोल रहा हूँ अपने में दिमाग का उपज बोलता रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, कोई इमेजिनरी सरफेस ही तो मानते हैं। किस मटेरियल का बनाते हैं गॉसियन सरफेस, सर वो किसी मटेरियल का नहीं रहता है, हम लोग का दिमाग का उपज है वो, करेक्ट, इमेजिनरी, करेक्ट। भाई जब पढ़ते रहते हैं, कोई टीचर समझाते रहते हैं तो बोलते हैं ना गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस था क्या, एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते थे। इमेजिनरी सरफेस किस मटेरियल का बनाएंगे, तो वैसे ही मैं यहाँ पे कोई क्लोज वॉल्यूम, अब अगर मैं मेंशन करता कि दिस क्लोज वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, तब वहाँ पे फिर वो स्टोरी स्टार्ट होता कि ओके तब इस पर परपेंडिकुलर फॉल करेगा, राइट। अपने आप को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे एडजस्ट करेगा, करेक्ट। लिखिए। If no charge present inside the closed volume, if no charge present inside the closed volume, then if that inside the closed surface लिखिए, if no charge present inside the closed surface and if this closed surface putted in electric field, and if this closed surface putted in electric field, either electric field is uniform or non-uniform, either electric field putted in uniform or non-uniform, then net flux through this closed surface, then net flux through this closed surface must be zero.
then net flux through this closed surface must be 0, because in this case incoming flux becomes equal to outgoing flux. Because in this case हाँ हम्म हम्म हर केस में अपने आप को एडजस्ट करके 0 ही हो जाएगा। अब आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं तो मुझे अब देखिए भाई, आप लोग को इस क्लास में सेटिस्फाई करके ही आज क्लास को ख़त्म करना है। अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, लेकिन आप लोग ऐसा ना स्टोरी कर दिए डोनर शेप ना, ऐसे है। कोई भी मान लेते हैं भाई, आप लोग तो मुझसे पहले गॉस लॉ पढ़ लिए हैं, मैं तो अभी शुरू भी नहीं किया हूँ गॉस लॉ। गॉस थ्योरम अभी गॉस लॉ पढ़ाए हैं? अभी नहीं पढ़ाए ना, बस चैप्टर का नाम दिए हैं, करेक्ट। बट आप लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे ऊपर भरोसा करिएगा नहीं करिएगा, ये इस पे तो आपको करना ही पड़ेगा, वो नोबेल प्राइज विनर रहे होंगे इस फॉर्मूला के लिए, राइट। मेरा स्टेटमेंट में ही क्या था, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, राइट। मेरे स्टेटमेंट के अंदर क्या था, अब बोलते ही नहीं है। सबसे बड़ा समस्या आप लोग साथ है कि डाउट पूछ के फिर चुप हो जाते हैं। ये इसका मतलब मैं लिखवा रहा था तो अपने आप को बिल्कुल सोच रहा होगा कहीं पे इनवैलिड नहीं हो। तो नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, उसके अंदर उस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू इनक्लोज कितना, 0 ना, तो वैल्यू कितना होगा। अरे पक्का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम, करेक्ट। इसका मतलब चार्ज अगर क्लोज सरफेस के अंदर क्यू इनक्लोज 0 तो नेट फ्लक्स तो 0 पक्का होगा ही होगा, नहीं होगा तो ये फार्मूला फेल कर जाएगा। ये फार्मूला पिछले 50 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं और अगला 50 ईयर्स तक पढ़ेंगे, करेक्ट। अब तो ट्रस्ट हो गया। तो आप पहले से ही आप जान रहे थे, कैसा भी शेप बनाते रहिए, 10 बार उसको कट करे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अपने आप को इंटीग्रेशन में ऐसे एडजस्ट करेगा कि 0 आना ही है, राइट, करेक्ट ना। बिल्कुल सही है आवाज, सबको सुनाई पड़ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार 2 मिनट रुक जाते हैं। राहुल इतना बढ़िया से क्वेश्चन पूछे हैं, किसी भी तरीके से क्लोज वॉल्यूम को कीजिए ताकि 4 बार कट करे, 5 बार करे, 2 बार इनकमिंग, 2 बार आउटगोइंग, फिर भी अगर अंदर में चार्ज नहीं रहेगा तो बोलना है मेरे साथ, नेट फ्लक्स क्या, 0। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इस फार्मूला का हेल्प लिया, अभी पढ़ाया नहीं था बट ये हेल्प लिया, राइट। इसका मतलब किसी भी तरीके से करेंगे तो नेट इनकमिंग फ्लक्स मस्ट बी मैग्नीट्यूड बाय इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब आप लोग का इंटरेस्ट देखकर मुझे भी एक क्वेश्चन याद आ गया। ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर प्लेट है, ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है। स्क्वायर प्लेट के वन ऑफ द कॉर्नर पे मैं क्यू चार्ज रख दिया। इस क्यू चार्ज के वजह से इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू कितना, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन, कौन सा प्लेन, थ्रू द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा,
अब बिना मैथमेटिक्स का हेल्प लिए हुए आंसर देना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले ही पढ़ा दिए हैं, राइट? तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न भी जानते होंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इस पॉइंट चार्ज का क्या सिंगल लाइन भी इसको परपेंडिकुलरली कट करेगा? इमेजिन कीजिए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न मुझे तो नहीं दिखता है। ऐसे पास करेगा ना, यही बोलना चाह रहे हैं ना, पास करेगा। तो पास ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, मैं परपेंडिकुलरली कट करने के लिए बोला हूं, जो मेरा डिफरेंशियल में था फैराडे का। फिर से पहला लाइन में जाइए, फ्लक्स का डिफरेंशियल क्या था? क्या टच करे या परपेंडिकुलरली कट करे? तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलरली कट करेगा इस सरफेस को? ये तो मुझे भी पता है कि सर यहां से बहुत सारा तो निकलेगा, बट सब सिर्फ इसको टच करते हुए निकलेगा, पैरेलली नॉट परपेंडिकुलरली, राइट? देन हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर सरफ एरिया? इट इज जीरो, राइट? एग्री है तो हाँ बोलिएगा, ऐसा नहीं कि मुझे खुश करने के लिए, नहीं सर बोल रहे हैं पता नहीं बुरा मान जाएगा, नॉट लाइक दैट। बोलना कुछ है ही नहीं भाई। मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कीजिए, आप बोलिएगा ना सर बहुत सारा लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, कुछ इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में भी रहेगा और बाकी कुछ व्हाइट बोर्ड से 3 डायमेंशन में इमेजिन कीजिए। बट यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस मेरा गिवन एरिया को, जो मेरा स्क्वायर का एरिया है, उसको परपेंडिकुलरली कट करने के कंडीशन में है। तो जिस एक्चुअली इसी स्क्वायर के कॉर्नर पे एक्चुअल में हुआ क्या है कि जिस प्लेन में मेरा स्क्वायर है उसी के प्लेन में मैंने एक चार्ज को रख दिया, करेक्ट? जिस प्लेन में मेरा स्क्वायर है उसी प्लेन में मैंने चार्ज को रख दिया। इस वजह से यहाँ पे कोई भी इसका यहाँ से जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा वो सारा लाइंस ऑफ फोर्स में नॉट ए सिंगल लाइंस ऑफ फोर्स इसके प्लेन को परपेंडिकुलरली कट करेगा, करेक्ट? या इवन परपेंडिकुलर छोड़िए, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा चाहे कितना भी एंगल बनाकर। दिस इज द रीजन कि यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो, करेक्ट? यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा क्लोज सरफेस है, दिस इज माई क्लोज सरफेस, करेक्ट? और इसके सेंटर पे, नीलांजन ध्यान से सुनिएगा, इसके सेंटर पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया। कौन सा पॉइंट चार्ज? नहीं, लाइट सोर्स मान लीजिए, लाइट सोर्स। तो क्या ये बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द लाइट ऊपर जाएगा इधर, और हाफ ऑफ द लाइट नीचे आएगा? और अगर इसको अब यहाँ पे ऐसे मैं डिवाइड कर देता, मैं यहाँ पे एक कट लगाता, अब बोलता ऊपर में कितना लाइट का फ्लक्स गया, ऊपर में कितना लाइट गया था? आप बोलिएगा ना हाफ लाइट गया, और नीचे कितना आया? हाफ। और इसी को अगर ऐसे कर लिया जाए, ये हेमी स्फीयर है, और इसका सेंटर पे अगर क्यू कर देते, चीज़ों को समझिए, तो यहाँ से जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा उसका हाफ ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स ही इसके ऊपर से जाएगा, राइट? बजाय हाफ तो नीचे से भी जाएगा सर, अगर इसको पूरा कर देते तो, करेक्ट ना? इसका मतलब है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस कर्व सरफेस से
मान लेते हैं कि इसका इस सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक S1 और एक फ्लैट सरफेस, इस ठीक है S2। फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? सर फ्लैट सरफेस के प्लेन में ही तो चार्ज रखा हुआ है, तो जितना भी फ्लक्स पास करेगा वो S1 से पास करेगा, राइट। आधा फ्लक्स ऊपर आधा फ्लक्स नीचे, करेक्ट। इस प्लेन से पास करेगा क्या? हाफ ऑफ द फ्लक्स नीचे और हाफ द फ्लक्स ऊपर। इसलिए अगर हेमिस्फीयर बनाते हैं और हेमिस्फीयर का दो प्लेन इमेजिन करते हैं, कर्व सरफेस और एक फ्लैट सरफेस, दिस वन, तो विच सर्फ कौन से सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, किस सरफेस से पास नहीं करेगा? S1 को इन पास से पास करेगा, बट S2 के थ्रू फ्लक्स को वैल्यू क्या रहेगा? 0 बजे, आधा फ्लक्स नीचे और आधा फ्लक्स ऊपर, करेक्ट। तो एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे S2 के थ्रू यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा वो S2 के पैरेलल रहेगा, और जब पैरेलल रहेगा तो उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और फ्लक्स के लिए कौन सा लाइन्स ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है? जो सरफेस को एटलीस्ट उसका वन ऑफ द कंपोनेंट परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे। बट जब पैरेलल हो गया तो क्या इसको इंटरसेक्ट करेगा? इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट है एवरीवन। इसमें इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम लेंगे, बट अभी जस्ट मैं इस प्रैक्टिकल मीनिंग समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा जिसमें देखकर भी आंसर मिल जाएगा। और उसमें बस एक लाइन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा, चाहे एंगल बनाकर ही क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर पैरेलल ही हो गया तो क्या उसको कट करेगा? नहीं कट करेगा। भाई धान का खेती देखे हैं, धान या गेहूं का, ओके, उसको मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लक्स, करेक्ट, और उसमें ऐसे क्या उसको बोलते हैं, हम लोग तो वहाँ बिहार में हंसुआ बोलते हैं, उससे ऐसे ऐसे जैसे ऐसे है ना, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, और उसको ऐसे ऐसे कट करते रहे, कटेगा, ऐसे कट करना पड़ता है भाई उसको, करेक्ट, ऐसे कट की जगह तब फ्लक्स कट होगा। वैसे ही एक्चुअल में सरफेस को कट करना है, मुझे इस सरफेस को इंटरसेक्ट करना है और मैं सरफेस के पैरेलल ही हो गया, तो क्या इंटरसेक्ट कर पाऊंगा? इंटरसेक्ट करने के लिए एटलीस्ट उसको टच करना पड़ेगा, ऐसे इसके अंदर जाना पड़ेगा। एनीवे, लास्टली फ्लक्स इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडे ई डॉट डी एस। कुछ भी नहीं समझ में आएगा सर, इससे काम चलाएंगे, ई डॉट डी एस। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि फ्लक्स के लिए नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस, करेक्ट। चलिए सब लोग HC भी निकाल कर रेडी रही तो। और यहाँ देखिएगा, ऑब्जेक्टिव सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होना चाहिए? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन का आंसर खुद ही आप दे दिए, नहीं वजह, यहाँ देखिए ये हेमिस्फीयर है, करेक्ट। अब पहले से एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, करेक्ट, सेंटर पे, और इस क्यू के वजह से फ्लक्स पास कर रहा होगा, और नेट फ्लक्स मिलेगा। यहाँ देखिएगा राहुल, क्या इस एक क्लोज वॉल सरफेस नहीं है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक क्लोज सरफेस नहीं है। इसका मतलब ए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या इस सरफेस को दो जगह कट किया है? सिर्फ आउटगोइंग फ्लक्स है, करेक्ट? कितना वैल्यू मिलेगा वो मेरा लुकआउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको 4 पोजीशन बताया, एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन सी है, और एक पोजीशन बी है, और एक पोजीशन डी है। इन चारों में से और आपको क्यों दिया गया है, कौन कौन से पोजीशन पे मैं चार्ज को रखूंगा, दैट्स वाई कि फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यहाँ देखिए, अगर क्यू को रखते हैं और अगर मेरा क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाट एवर, तो सर यहाँ से अगर रखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ का फ्लक्स ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो जो मेरा पहले का फ्लक्स है उस फ्लक्स का वैल्यू अब अलग हो जाएगा, और यहाँ का कुछ फ्लक्स ऐसा रहेगा, कुछ लाइंस ऑफ फोर्स तो दो जगह कट करेगा, बट कुछ लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ एक ही सरफेस को एक ही जगह कट करेगा, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा फ्लक्स, ये जो फ्लक्स पहले से क्रिएट किया हुआ था उसका वैल्यू चेंज होने वाला है, करेक्ट? इस बात को तो एग्री करते हैं ना कि इसका कुछ लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ एक ही बार इन करेगा, एक ही सरफेस को एक ही बार कट करेगा। सेम सिचुएशन फॉर डी, तो डी पे भी रखेंगे तो मेरा फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट अगर ए पे रखते हैं तो ए से जितना, अगर चार्ज को ए पे रखते हैं तो यहाँ से जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो डैम श्योर दो जगह पे कट करते रहेगा। एक तो यहाँ से निकल जाएगा, कहीं पे भी कट नहीं करेगा, बट बाकी जगह पे दो जगह डैम श्योर कट करेगा, इन करेगा भी और आउट करेगा भी। तो इस अगर ए पे रखते हैं तो नो डाउट फ्लक्स इन करेगा बट आउट भी हो जाएगा। जितना लाइंस ऑफ फोर्स इन करेगा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स दूसरे सरफेस के थ्रू आउट हो जाएगा, तो इसका नेट फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन व्हाट द करेक्ट आंसर? पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ऑप्शन देखिए तो है। तो अब समझ में आ गया कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को समझना ज़रूरी है। तो अगर किसी सरफेस के थ्रू, अगर किसी सरफेस कोई भी ओपन, इवन ओपन सरफेस भी रहेगा और किसी चार्ज की वजह से उसका ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इवन की सरफेस इज ओपन, अगर इन करता है और उसके दूसरे सरफेस से उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स आउट हो जाएगा, तब भी नेट फ्लक्स थ्रू दैट ओपन सरफेस इज जीरो, राइट? जैसे यहाँ पे रखे हैं और जितना इन किया उतना ही उसके दूसरे सरफेस को कट करते हुए आउट हो गया है, तो इस चार्ज की वजह से इस हेमिस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स रहेगा? जीरो फ्लक्स रहेगा, करेक्ट? जीरो कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है ना एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, पेज नंबर 141। मेरा ये बाइजेड प्लेन, तो इस सरफेस का, अब आपकी मर्जी है, ये मेरा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये मेरा क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस? ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस में आप जहाँ से देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना डायरेक्शन ले सकते हैं। ओपन सरफेस में मेरे तरफ से आपको फ्रीडम है, ठीक है, डायरेक्शन लेने के लिए। क्लोज सरफेस के लिए ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। ओपन सरफेस के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बाइजेड प्लेन मान लिया, मेरा व्हाइट बोर्ड अगर बाइजेड प्लेन है तो मैं जहाँ से देख रहा हूँ उसके तरफ अवे फ्रॉम द व्यूअर आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान सकते हैं। तो इसका क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर
आई, करेक्ट है ना? किसी भी फ्लैट सरफेस का, एक होता है कर्व सरफेस, किसी भी फ्लैट सरफेस का डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। क्या मैंने सही बोला? Yes, sir. भाई एक होता है कर्व सरफेस, इसका तो हर जगह पे डायरेक्शन चेंज होगा, बट ये है फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस का डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम रहेगा। और ये आपका सरफेस भी कांस्टेंट है। सरफेस यहाँ पे सरफेस कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, क्या यहाँ पे ई डॉट एस कर दें? ऐसे तो मुझे ई डॉट डी एस लेना था, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वाइज, तो डायरेक्टली ई डॉट डी एस उस सरफेस के लिए कर सकते हैं। तो ई डॉट डी एस की जगह तो कितना मिलेगा? थ्री बाई फाइव ई नॉट आई प्लस 4/5 ई नॉट जे डॉट ए स्क्वायर आई। क्या एक कंपोनेंट फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5 ई नॉट ए स्क्वायर। क्या वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे? आंसर उतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए तो। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। क्या बोला गया है? अगर किसी रीजन में, किसी स्पेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और उसमें उस रीजन में कोई भी आप वॉल्यूम लेते हैं, तो डैम श्योर उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं रहेगा। करेक्ट है ना? वजह क्यों नहीं चार्ज रहेगा? तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन थोड़ा सा आगे मैं ले लिया हूँ, बट उतना आप जानते हैं। क्या नेट फ्लक्स जीरो होगा या नहीं होगा? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे दो लॉ को आपको यूज करना पड़ेगा। नेट फ्लक्स जीरो और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो कि अभी मैंने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को अगर मिला दे, फैराडे और गॉस थ्योरम को, तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस क्वेश्चन को अभी आप रहने दीजिए, क्योंकि मैं गॉस थ्योरम में पढ़ाया नहीं हूँ, उस पर बहुत सारी बातें करना है। एक एक क्वेश्चन का, हाँ तो रीजन लेना है। तो रीजन लेने का मतलब क्या? यहाँ पे जो सही से देखिएगा तो रीजन लेने का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम से ही था, छोटा सा जगह, नॉट सरफेस। नहीं, यहाँ पे लेकिन ऑथर का जो माइंडसेट है, वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है, क्वेश्चन में तो एकदम क्लियरली बोले हैं, देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन ए रीजन। नेट चार्ज उसके अंदर, सही से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो ही होगा ना, नेट चार्ज उसके अंदर। तो जैसे ही उसके अंदर बोल दिए, इसका मतलब वॉल्यूम क्लोज सरफेस है, राइट। मतलब जो ऑथर का माइंडसेट ये है ना कि नेट चार्ज इनसाइड द रीजन, इसका मतलब किसी के अंदर नेट चार्ज। तो किसी के, जैसे ही किसी के अंदर बोल दिए, तो इसका मतलब वो क्लोज सरफेस बनने वाला है, वॉल्यूम बनने वाला है, राइट। चलिए इस पे इन सारे, मैं एक एक क्वेश्चन के थ्रू जाऊंगा
बट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अभी मैं राइट टाइम नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। एक काम कीजिए, ये सारे क्वेश्चन बिना गॉस थ्योरम का आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, फैराडे और गॉस थ्योरम को। ओके, एनीवे अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस when charge present inside the closed surface. Electric flux through the closed surface when charge present inside the closed surface. यहाँ देखिएगा एवरीवन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया। वन ऑफ द पार्ट था नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है ना एवरीवन। और अगर चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अगर नहीं रहेगा, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या रहेगा, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface must be zero. Then electric flux through the closed surface, मतलब चार्ज अंदर में नहीं है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर का चार्ज की वजह से नहीं, बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, इस क्लोज सरफेस को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाल रहा हूँ, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, करेक्ट ना। वजह, क्योंकि इस केस में जितना फ्लक्स, अगर मेरा सरफेस क्लोज है तो जितना फ्लक्स इन करेगा उतना फ्लक्स आउट हो जाएगा, राइट। जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन करेगा उतना ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आउट हो जाएगा। तो इस सेक्शन को मैंने कवर कर लिया। दूसरा सेक्शन क्या है, इफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इस सेक्शन को हम लोग डील करने जा रहे हैं। हो गया।
यहाँ से नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही।